गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू टू अवर चंडीगढ़ डिफेंस एकेडमी चैनल। और हम सब जानते हैं कि हमारे प्रीवियस जो 5-6 लेक्चर्स हैं वो रिगार्डिंग पॉलिटी चल रहा है। पॉलिटी की हम रिवीजन कर रहे हैं। क्विक रिवीजन के नोट्स की अगर मैं बात करता हूं, और एनडीए 1 2023 के लिए या सीडीएस 1 2023 के लिए ये आपकी जो पॉलिटी की सीरीज है ये हमने अरेंज करी है। तो अभी तक काफी हद तक पार्ट हमारा हो चुका है, अप टू पार्ट 4 तक हम कवर कर चुके हैं डीपीएसपी तक। तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका आता है या जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आपका आता है पार्ट 5, जिसको हम बोलते हैं यूनियन, या हम कह सकते हैं कि अब हमारा रुख मोड़ेंगे हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं या आज के जो कंटेंट्स कह सकता हूं अभी जिसपे हम थोड़ा सा ध्यान देंगे वो आपके कौन से आएंगे। सबसे पहले तो हम पार्ट 5 का आज शुरुआत करेंगे, जिसमें हम यूनियन पढ़ेंगे, राज्यसभा, लोकसभा, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और सिटिंग्स। ये लगभग इसमें पूरे वीडियो के अंदर कवर करूंगा, ठीक है। तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करता हूं तो पार्ट 5 यूनियन, आर्टिकल्स 52 से लेके 151 तक आर्टिकल्स आपके पार्ट 5 के अंदर आते हैं। और ये पार्ट आपका काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसके अंदर हम जो सेंटर का स्ट्रक्चर है वो समझेंगे। जैसे 52 की अगर मैं बात करता हूं तो यानी 52 से 100 के बीच में काफी सारे आर्टिकल्स आपके इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि 52 का आर्टिकल जो आर्टिकल है वो आपका प्रेसिडेंट का है। उसके बाद इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ये हम मतलब इस पूरे राज्यसभा लोकसभा के समझने के बाद हम प्रेसिडेंट के ऊपर एक टॉपिक लेके आएंगे। फिर आपकी 79 आपकी पार्लियामेंट का आर्टिकल है, 80 और 81 आपका राज्यसभा और लोकसभा का आर्टिकल है, ठीक है। तो इन बिटवीन आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, वो भी हम पार्ट 5 के अंदर ही कवर करके चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इस पार्ट की शुरुआत है तो उसके अंदर मैं आपको थोड़ा वोटिंग का क्राइटेरिया बताऊंगा कि 61st अमेंडमेंट एक्ट था 1988 का, जहां पर वोटिंग की एज आपकी 21 से 18 साल कर दी गई थी। पहले 21 साल की एज थी, लेकिन उसके बाद इस अमेंडमेंट एक्ट के बाद वोटिंग एज 18 ईयर की कर दी गई, जिसमें यह माना गया कि 18 साल का जो व्यक्ति हो जाता है, 18 साल का लड़का हो जाता है, लड़की हो जाती है, वो इतने उनकी मानसिकता स्ट्रांग होती है कि वो वोट डाल सकें और अपना प्रतिनिधि को चुन सकें, ठीक है। और पार्लियामेंट के अगर कॉम्पोनेंट की बात करता हूं तो प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों ही मिलके आपके पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को बनाते हैं। मिनिस्टर्स होते हैं साथ में, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बोलते हैं, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक। और इंडिया का 3 टायर सिस्टम है, जिसमें यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और फिर आपकी आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स, ठीक है। तो ये आपका पार्ट 5 है, ये पार्ट 6 है, ये आपका पार्ट 9 है। तो स्टार्टिंग की अगर मैं बात करता हूं तो राज्यसभा की मैं बात करूंगा। राज्यसभा जो आर्टिकल नंबर 80 में कवर होती है, इसको अपर हाउस और हाउस ऑफ द एल्डर्स दोनों बोला जाता है, ठीक है। 1952 में इसको फाउंड किया गया था। और 4th शेड्यूल है वो राज्यसभा के बारे में बताता है कि उसके अंदर बताई गई है कि कितनी जो स्टेट्स हैं उनकी सीट्स की एलोकेशन राज्यसभा के अंदर है, ठीक है, वो आपका 4th शेड्यूल बताता है। 250 सीट्स मैक्सिमम होती हैं स्टेट और जो यूटीज हैं, ठीक है, यानी 238 की आप ये लेके चलो, और लगभग 238 सीटें स्टेट और यूटीज की आ जाती हैं। और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो अलग अलग अपने, कोई कल्चरल से आता है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है, कोई अच्छा आर्टिस्टिक पर्सन होता है, उस सबको नॉमिनेट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऐसे अप टू 250 मैक्सिमम सीट्स आपकी राज्यसभा में होती है। परमानेंट हाउस है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता भाई, कभी भी ये बात ध्यान में रखना। 1/3 मेंबर हर 2 साल के अंदर, ये सॉरी यहां पर ईयर है, ये हर 2 साल है, ठीक है, रिटायर्स एवरी 2 ईयर। तो हर 2 साल के अंदर 1/3 मेंबर इसके रिटायरमेंट ले जाते हैं, और ये परमानेंट हाउस है, ये चलता रहता है, ठीक है। और टेन्योर इसका मैक्सिमम रहता है 6 साल का। और एक बार ध्यान में रखना भाई, राज्यसभा के अंदर इसमें एक पॉइंट और मैं लेके आऊंगा, इसके अंदर अगर मैं बात करता हूं इलेक्शन का, ठीक है ना, तो इलेक्शन की अगर इंडिया के अंदर बात करते हैं तो एक तो आपको होता है डायरेक्ट इलेक्शन और एक आता है आपका इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है ना। तो डायरेक्ट इलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो डायरेक्ट के अंदर हम जो डायरेक्ट इलेक्शन के अंदर बात करता हूं, जो जिसके अंदर जो हम लोग हैं यानी जो सिटीजन ऑफ इंडिया हैं वो गवर्नमेंट को चुनते हैं। यानी अगर मैं बात करता हूं एमपी का इलेक्शन हो गया, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या लोकसभा का, या एमएलए का इलेक्शन हो गया, आपके सरपंच के इलेक्शन हो गए, यानी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन हो गए, ये सारे के सारे डायरेक्ट आते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो इनडायरेक्ट इलेक्शन के अंदर आपके आते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसके बाद राज्यसभा का इलेक्शन। तो ये सारे इनडायरेक्ट इलेक्शन है, और कह सकते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन को हम लिखते हैं बेसिकली ये पीआर सिस्टम होता है, और पीआर सिस्टम को बोला जाता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, ठीक है ना। तो इलेक्शन आपके 2 टाइप के होते हैं भाई, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इलेक्शन उनके लिए होते हैं जो लोकसभा और आपके जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज उनके लिए, और इनडायरेक्ट होते हैं प्रेसिडेंट, वीपी या राज्यसभा के अंदर, ठीक है। तो इन सब में इनडायरेक्ट इलेक्शन
नॉर्मली हम यूज करते हैं मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए। फिर आपका आता है लोकसभा का आर्टिकल। लोकसभा का आर्टिकल नंबर 81 है। लोअर हाउस या हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं भाई इसको। 1952 सेम ईयर है। करंटली आपकी 17th लोकसभा है और ये भाई एनडीए के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ये हाल फिलहाल में आया था, आई थिंक एनडीए 1 2022 में आया था या 2021 में आया था, आई थिंक एनडीए 2 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। फिलहाल आपकी जो लोकसभा चल रही है वो कौन सी लोकसभा है, ठीक है। मैक्सिमम 552 सीटें होती है भाई, 530 स्टेट्स की, 20 यूटीज की, 2 एंग्लो इंडियन की है, लेकिन फिलहाल ये एंग्लो इंडियन वाली जो सीट है ये कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। करंटली 543 सीट है और 104th अमेंडमेंट एक्ट था 2019 का, जिसमें एंग्लो इंडियन की रिप्रेजेंटेशन बंद कर दी गई थी, ठीक है। और 5 साल का टेन्योर होता है भाई, 5 साल के बाद डिसॉल्व कर दी जाती है और टेम्परेरी हाउस है ये इन बिटवीन भी डिसॉल्व की जा सकती है बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कैन बी एक्सटेंडेड फॉर 1 ईयर वन टाइम ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी का भी हम टॉपिक स्टडी करेंगे भाई कि इमरजेंसी के दौरान जो लोकसभा का टेन्योर है वो कैसे 1 साल के लिए बढ़ जाता है। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करता हूं तो 25 साल का कोई भी इंसान, वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, रजिस्टर्ड एज अ वोटर होना चाहिए, वो एमपी की सीट्स के लिए खड़ा हो सकता है, नॉमिनेशन फाइल कर सकता है। और अगर मैं बात करता हूं रिजर्वेशन की, तो लोकसभा के अंदर आपकी रिजर्वेशन होती है और राज्यसभा के अंदर देयर इज नो रिजर्वेशन। ये बात ध्यान में रखना, एससी और एसटी इनके लगभग ये सीट से होती है। और इसमें एक बात और मैं बताना चाहूंगा भाई तुम्हें, एक डी लिमिटेशन कमीशन आती है भाई एक, ठीक है। और डिलिमिटेशन कमीशन का मेन काम क्या होता है कि जो एरियाज एससी और एसटी के लिए रिजर्व करने हो, ठीक है ना, तो ये रिजर्व करने के लिए डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म की जाती है। और इसको फॉर्म कौन करता है भाई, इसको फॉर्म करता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये डिलिमिटेशन कमीशन है। और अगर मैं तुम्हें इसको थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूं भाई, ठीक है ना, ये अगर तुम्हें किसी को थोड़ा सा ना समझ में आ रहा हो तो मैं इसको अच्छी तरह लिख देता हूं, ठीक। एक मिनट कहाँ गया, ठीक है। तो ये हो आ गई आपकी डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है ना। डिलिमिटेशन कमीशन होती है एससी और एसटी की जो रिजर्व एरिया होती हैं, इस कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर ही एससी और एसटी की सीट उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए रिजर्व की जाती है। तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना भी, एडिशनल चीजें हैं। फिर आपका आता है इलेक्शन सिस्टम ऑफ लोकसभा। इलेक्शन सिस्टम ऑफ लोकसभा की अगर मैं बात करूं, डायरेक्ट सिस्टम है, इसको बोलते हैं एफपीटीपी सिस्टम, ठीक है। फर्स्ट पास द ट्रांसफर पोस्ट सिस्टम होता है, डायरेक्ट सिस्टम होता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं हरियाणा से, हिसार जिले की अगर मैं बात करता हूं तो हिसार की 1 सीट है। और टोटल अगर हरियाणा की मैं बात करता हूं तो हरियाणा में टोटल 10 सीट्स हैं भाई लोकसभा की, ठीक है। फिर रीएडजस्टमेंट की जा सकती है, शफल भी किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको बताया डिलिमिटेशन कमीशन के हिसाब से, ठीक है। लेकिन चलो वो तो एससी और एसटी का आता है, लेकिन रीशफल की जा सकती है, ठीक है। 84th अमेंडमेंट 2002 था, जिसके अंदर ये 25 साल के लिए सीटें फिक्स की गई थी 2026 तक। अब ये इसको और बढ़ा दिया गया भाई। और 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 का था, जिसमें सेंसस बेस शिफ्ट किया गया था 2001 से 1991 तक के। और फिलहाल एक बात और याद रखना भाई, हमारा जो सेंसस होना था वो 2021 में होना था, ठीक है ना। तो और ये हो नहीं पाया अभी तक, तो सेंसस अभी तक नहीं हो पाया, ये बात ध्यान में रखना, कहीं तुम भाई वहां पर क्वेश्चन आ जाए और तुम टिक कर दो कि हो गया, ठीक है। तो इलेक्शन जीतने के बाद मान लो भाई एमपी की सीट है, एमपी की सीट इलेक्शन जीत चुका है, तो उसके बाद ये अपॉइंट लिए मतलब जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं ये ओथ लेते हैं भी, आर्टिकल नंबर 75 में बताया गया। 74, 75 पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल नंबर 74, और इनका हेड होता है पीएम। हालांकि इसके रिगार्डिंग मैं पीएम के अंदर एक अलग साइड लेके आऊंगा, उसके अंदर मैं आपको सारा डिस्कस करूंगा। फिलहाल इतनी बात जाननी जरूरी है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर कौन से मिनिस्टर्स होते हैं भाई। एक बात और ध्यान में रखना भाई, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, सभी के सभी मिनिस्टर हों ये कोई जरूरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, जो मिनिस्टर्स हैं वो सभी के सभी एमपी हो ये लगभग होता है, बट थोड़ा सा केस ऐसे आता है कि मान के चलो कि भी मान लो प्राइम मिनिस्टर है, वो खैर चलो मैं आगे बताऊंगा आपको, फिर भी इसमें कवर कर देता हूं कि प्राइम मिनिस्टर होता है
उसको अगर प्राइम मिनिस्टर गद्दी मिलती है और अगर वो किसी भी या राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं है तो उसको 6 मंथ मिलते हैं भाई मेंबर बनने के लिए, ठीक है ना, और वो बन जाता है, ऐसे कोई मुश्किल की बात नहीं है। तो फिलहाल ये बात ध्यान में रखना थोड़ी सी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर 3 टाइप के मिनिस्टर होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स और डेप्यूटी मिनिस्टर। डेप्यूटी मिनिस्टर वो होते हैं जो भाईचारे में दिए जाते हैं भाई। कभी आपने सुना होगा भाई डेप्टी सीएम होता है, तो डेप्यूटी सीएम नाम की पोस्ट वैसे कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये इसलिए दी जाती है कि जो साथ के अंदर आपका कोलिशन गवर्नमेंट में कोई बंदा बनता है या कोई ऐसे इंसान बनते हैं जिनकी पार्टी के अंदर थोड़ा प्रभाव ज्यादा है और उनको सीएम की पोस्ट नहीं दे पाए, तो उसको खुश करने के लिए हम डेप्टी सीएम दे देते हैं। तो ये डेप्टी मिनिस्टर उस टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। तो ये सारा आपका भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर शामिल होता है, ठीक। तो लोकसभा का थोड़ा सा डिटेल में अगर मैं बात करता हूं भाई, तो इसके अंदर क्या क्या आर्टिकल है, जैसे आर्टिकल 74 है, उसमें बताया गया है देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद पीएम हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पीएम हेड होता है भाई, और ये एड और एडवाइस करता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट ही पीएम को अपॉइंट भी करता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक। उसके बाद पीएम शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये आपका इसी के अंदर आ गया। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा की, और लोकसभा की मैं बात करूं ये जितने मिनिस्टर होते हैं ये सारे के सारे अकाउंटेबल होते हैं भाई पब्लिक को, ठीक है ना, हम सबको ये सारे के सारे जवाबदेह होते हैं, हमने इनको इसलिए तो बनाया, ठीक। और 91st अमेंडमेंट एक्ट था 2003 का, जिसमें टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर शैल बी 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, तो यानी 543 का 15%, ठीक है ना, ये आपके होंगे मिनिस्टर्स। तो ये बात थोड़ा सा ध्यान में रखना, कई बार ये पूछ लिया जाता है सवाल कि 15% है, 20% है, 25 है, 15% होता है। एनी पर्सन कैन बिकम अ मिनिस्टर हु इज नॉट एन एमपी बट ही नीड टू बी बिकम अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस विद इन 6 मंथ, ये हमने पहले देख लिया है। बन सकता है लेकिन उसको 6 महीने के अंदर अंदर राज्यसभा या लोकसभा दोनों में से किसी भी हाउस का उसको मेंबरशिप लेनी होगी। 1/10 मेंबर प्रेजेंट होनी चाहिए स्टार्टिंग ऑफ सेशन में, और टोटल भाई आपके 3 सेशन होते हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला आपका बजट सेशन होता है जो फरवरी मई में होता है, बजट आता होता है हम जानते हैं। जुलाई सितंबर में बारिशों के दिनों में मॉनसून सीजन, और ठंड के दिनों में यानी नवंबर या मिड दिसंबर तक आपका जाता है विंटर सीजन। तो तीनों सेशंस की शुरुआत के लिए भाई 1/10 मेंबर होने चाहिए हाउस के, ये जरूरी है। अब आते हैं भाई डिप्टी स्पीकर और स्पीकर। तो डिप्टी स्पीकर की अगर मैं बात करता हूं और स्पीकर की मैं बात करता हूं, तो हम बात कर रहे हैं भाई लोकसभा की, ये बात ध्यान में रखना। लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं, डेट ऑफ इलेक्शन प्रेसिडेंट फिक्स करता है, डिप्टी स्पीकर को रिजाइन देता है कौन, आपका स्पीकर। नॉट वैकेंट द ऑफिस इवन लोकसभा इज डिसॉल्व होने के बावजूद भी भाई छोड़ नहीं सकता। और डिप्टी स्पीकर की बात करता हूं तो इसको भी लोकसभा के मेंबर इलेक्ट करते हैं, डेट ऑफ इलेक्शन स्पीकर फिक्स करता है, ना कि प्रेसिडेंट। स्पीकर को रिजाइन देना जाता है और ड्यूटी ऑफ स्पीकर परफॉर्म कर देता है डिप्टी स्पीकर जब स्पीकर की एब्सेंस हो, और ही ऑल्सो बिकम द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट कमिटी। ये काफी सारी कमिटीज होती है अभी पार्लियामेंट के अंदर, और ये कमिटीज बेसिकली तब गठित की जाती हैं जब हमने बिल्स, जो हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे, बिल को पास करना हो, बिल के रिगार्डिंग वोटिंग करनी हो, या कोई दाव पेच ऐसा फंसा हो जहां पर भाई सारे के सारे मेंबर फैसला ना कर पाए और कमिटी के हक में वो फैसला हो या कमिटी उस पर फैसला ले सके, ठीक। तो पावर ऑफ द स्पीकर की मैं बात करता हूं तो मेंटेन ऑर्डर एंड डेकोरम ऑफ द हाउस, प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग बताऊंगा क्या होता है भाई, डिसाइड वेदर द बिल इज, इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो मनी बिल, एक्चुअली जो बिल आ रहा है वो मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड कौन करता है, ये आपका करता है भाई स्पीकर डिसाइड। स्पीकर किसका होता है, लोकसभा का। तो लोकसभा में मनी बिल आता है, राज्यसभा में नहीं आता। चेयरमैन अपॉइंट करता है पार्लियामेंट कमेटी के। उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, जनरल पर्पस कमेटी, रूल्स कमेटी का ये खुद चेयरमैन होता है। एडजर्न एंड सस्पेंड द मीटिंग, सस्पेंड को होल्ड, मीटिंग्स को सस्पेंड करना, होल्ड करना, ये सब स्पीकर का काम है। फाइनल इंटरप्रेटर होता है भाई सभी चीजों का, और 7th रैंक अलॉन्ग विद सीजीआई इसको बिठाया गया है, ठीक है। तो ये 10-12 लोग जो भावी लोग होते हैं हिंदुस्तान में, उनमें जो स्पीकर है इसका 7th रैंक है। और ओम बिरला जी हमारे स्पीकर हैं भाई। पहले स्पीकर जीवी मावलंकर थे। पहली मीरा, जो फीमेल स्पीकर थी वो मीरा कुमार थी। फर्स्ट डिप्टी स्पीकर एम ए अयंगर थे। करंट लोकसभा का स्पीकर 17 लोकसभा का ओम बिरला है। फादर ऑफ लोकसभा भी बताया गया है जीवी मावलंकर को, ठीक है। पहले स्पीकर और फादर ऑफ लोकसभा एक ही थे, ठीक है। और पार्लियामेंट का जो सिस्टम है वो हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल यूके से लिया गया है, क्योंकि हम जानते हैं भाई जितना भी ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है या बाइकैमरलिज्म लेजिस्लेचर है, या हम कह सकते हैं कि भाई आपका जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ये हमने कहां से लिए, ये हमने ब्रिटेन से लिए, ठीक है। और किसी मीटिंग को स्टार्ट करने के लिए 1/10 ऑफ मेंबर्स मैंडेटरी है भाई, ये 100 आर्टिकल में बताया गया। 2 पार्टीज होती हैं, एक मेजोरिटी पार्टी, एक आपकी माइनॉरिटी पार्टी।
पार्टी होती है, ठीक है। मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है उसको लीडर ऑफ द हाउस बोला जाता है, ठीक है। लोकसभा की रूल बुक में है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं लिखी हुई है। माइनॉरिटी पार्टी जो होती है वो कहता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। फिलहाल आपका जो लीडर ऑफ हाउस है, ठीक है, वो आपका पीएम ही है कह सकते हैं, क्योंकि बीजेपी पार्टी है वो आपकी मेजोरिटी है। और लीडर ऑफ ऑपोजिशन की अगर मैं बात करता हूं तो भाई वो फिलहाल आपकी कांग्रेस है। और एक बात और, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन है भाई, पता है क्या? मल्लिका अर्जुन खड़गे, ठीक है ना। तो गांधी परिवार से नहीं है भाई, ये मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कांग्रेस के फिलहाल प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए हैं। प्रेसिडेंट की वोटिंग हुई थी इस बार, किस किस के बीच में? मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर के बीच में, ठीक है ना। तो जीते ये हैं भाई, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो यूजली पीएम वो आपके भाई, ठीक है, एमपी है और एडमिनिस्टर है जो पीएम नॉमिनेट करता है। वो लगभग, तो हम लीडर ऑफ द हाउस कहते हैं, वो लगभग आपके पीएम ही होते हैं। और राज्यसभा के अंदर वो भी पीएम ही नॉमिनेट करता है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन की अगर मैं बात करता हूं तो हैविंग नॉट लेस देन 1/10 ऑफ सीट्स ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, सैलरी और अलाउंस इनके इक्वल होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा। शेडो कैबिनेट की तरह एक्ट करता है भाई, छुपी हुई कैबिनेट जो होती है, ठीक है, जहां पर भाई आपको बहुत हुल्ला मचाना होता है किसी बिल के खिलाफ, किसी ऐसी नीति के खिलाफ जिसमें सरकार जबरदस्ती वो इंप्लीमेंटेशन कर रही है। और ऑपोजिशन का काम ये होता है कि भाई हमें इन नीतियों को हमेशा अपोज करना है। लगभग प्रैक्टिकली ये देखा जाता है, लेकिन कई बार अच्छी भी चीजें होती है जिनको अपोज किया जाता है, ठीक है। मेजर फंक्शन इज टू क्रिटिसाइज द रॉन्ग स्टेप। मेजर फंक्शन तो रॉन्ग स्टेप को क्रिटिसाइज करना है। फिर आपका आता है ज्वाइंट सिटिंग भाई। तो ज्वाइंट सिटिंग कब बैठी जाती है? ज्वाइंट का मतलब ही हो गया भाई, ठीक है, ज्वाइंट का मतलब क्या हो गया? जब इकट्ठे बैठते हैं, ठीक है। कौन? लोकसभा और राज्यसभा। बेसिकली हम क्या, जब बिल के रिगार्डिंग पढ़ेंगे ना, तो बिल कोई भी आता है, यानी कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट आता है जिसपे काफी सारे डिस्क्रिप्शन लिखा होता है किसी पर्टिकुलर एक्ट बनने के लिए, कोई पर्टिकुलर लॉ बनाने के लिए, तो उस पर डिस्कशन पहले लोकसभा में होती है, फिर राज्यसभा में होती है, दोनों जगह से पास होता है, फिर कहीं जाके वो प्रेसिडेंट से अप्रूव होकर फिर वो एक्ट बनता है। लेकिन अगर ऐसा कोई डेडलॉक फंस जाए जहां पर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे के सामने खड़े हो जाए, तो उस टाइम पर दोनों की ही जो मेंबर्स होते हैं उनको ज्वाइंट सिटिंग के लिए बुलाया जाता है। और प्रेसिडेंट समन भेजता है राज्यसभा और लोकसभा को कि भाई आप ज्वाइंट सिटिंग के लिए आओ। और ज्वाइंट सिटिंग को प्रिसाइड कौन करता है? लोकसभा का स्पीकर। तो लोकसभा का स्पीकर ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। कब? जब ज्वाइंट सिटिंग हो रही हो। प्रेसिडेंट दोनों हाउस को भाई सेशन स्टार्ट होने से पहले समन देगा, और मैक्सिमम गैप बिटवीन दो सेशन का मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 महीनों, मतलब 6 से या 2 सेशन मस्ट बी हैपन इन 1 ईयर, इस हिसाब से इनका जो मैक्सिमम गैप होता है, ठीक है ना। 6 मंथ से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए इनके अंदर। तो ये होती है आपकी ज्वाइंट सिटिंग। फिर होती है एडजॉर्नमेंट। एडजॉर्नमेंट की बात का अगर मैं मतलब बताऊं, ये होती है बेसिकली टर्मिनेशन ऑफ द मीटिंग। और ये स्पीकर की पावर होती है, यानी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द मीटिंग ड्यूरिंग अ सेशन स्पीकर कॉल करता है दिस सिटिंग विल स्टार्ट टुमारो एट 11 AM। इसको बोला जाता है एडजॉर्नमेंट, कि आज की टर्मिनेशन हो चुकी है, अभी कल 11 बजे मीटिंग शुरू होगी। फिर एडजॉर्नमेंट साइड आई, इसमें होता है सिटिंग का स्टार्ट का कोई भी वाक्य नहीं बताया गया, ठीक है ना। मतलब कि ये बताया गया कि भी हाँ सिटिंग आज की ओवर हो चुकी है, लेकिन अगली मीटिंग कब स्टार्ट होगी तो कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। टर्मिनेट अ सिटिंग फॉर इन्फिनाइट पीरियड, इन्फिनाइट, ठीक है। प्रोरोगेशन का होता है एक सेशन को एंड करना, और ये प्रेसिडेंट की पावर होती है। डिसोल्यूशन होता है ऑटोमेटिक डिसोल्यूशन, यानी एक तो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाए, दूसरा प्रेसिडेंट डिसॉल्व करे। तो ये बेसिकली आपके एडजॉर्नमेंट का है। तो नेक्स्ट सेशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो हम मेजोरिटी के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, बिल्स के रिगार्डिंग स्टडी करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूं कि भाई ये वाला जो सेशन है, ठीक है, आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। और हमने बेसिक की पॉइंट्स इसके अंदर लगभग सारे लेके चले हैं लोकसभा राज्यसभा के रिगार्डिंग, ठीक है। तो इस वीडियो को आप मैक्सिमम शेयर करो, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करो, ताकि हम और अच्छी वीडियोस ऐसी बना सकें और आप तक पहुंचा सकें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।